हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान की इंट्रोडक्शन क्लास को डिस्कस करेंगे और उसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। उन सारी बातों को या उनके बीच में जो भी हमारे महत्वपूर्ण एक कार्य हुए थे 1940 से लेकर 1950 के बीच में, उन सारे कार्यों को भी हम लोग आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास है भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि संविधान की मांग पहली बार किसने की थी, कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, संविधान की कार्य प्रणाली क्या थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब आया और ये कब इसका बिल पारित हुआ था, संविधान सभा की समितियां कितनी हैं टोटल और उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन हैं, संविधान सभा का वाचन कब हुआ था या कितने वाचन संविधान सभा में थे, और संविधान सभा के अन्य कार्य जो थे कि किसी भी एक प्रस्ताव को पारित किया गया संविधान सभा के द्वारा वो कब कब किया गया, या भारतीय संविधान के सलाहकार, भारतीय संविधान के जनक या इत्यादि अन्य सारे कार्यों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी, आप लोग जरूर देखेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें अपने पहले, जो इन सारे कार्यों से पहले, भारतीय संविधान से पहले हमारे भारत के अंदर कुछ अधिनियम आए थे। कुछ अधिनियम जैसे कि ब्रिटिश टाइम के, हमने कहा कि जो ब्रिटिश टाइम रहा है हमारे भारत के अंदर, ब्रिटिश टाइम जो रहा है उसके अंदर दो प्रकार के एक एक्ट हमारे इंडिया में आए थे। इससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, इसको जानेंगे, लेकिन इससे पहले जो ब्रिटिश टाइम के दौरान हमारे इंडिया में एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम एक्ट इंडिया के अंदर थे, और इसके अलावा एक जो ब्रिटिश रूल के टाइम पर, ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो एक्ट इंडिया के अंदर आए थे वो कौन कौन से थे, पहले उनको हम लोग लिख लेते हैं। उनके बारे में हम लोग अपनी पीपीटी की क्लास के अंदर अच्छे से आपको समझाएंगे। ये चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ एक्ट थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट थे। जैसे कि सबसे पहला इंडिया के अंदर जो एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आ जाता है कि 1773 में कौन सा एक्ट इंडिया में आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर 1781 में क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, आपने सुना होगा, इत्यादि। इसके अलावा 1784 का हमारा क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट था, काफी महत्वपूर्ण है। फिर 1793 का हमारे इंडिया के अंदर पहला चार्टर एक्ट था। ये फर्स्ट चार्टर एक्ट था इंडिया का, जो इंडिया के अंदर लाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। तो ये इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए एक्ट थे। 1773, 81, 84, 1793, 1813, 1833 और 1853, 1853। फिर हमारे इंडिया के अंदर एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया, 1857 की क्रांति हुई, जो 1858 में जाके लगभग कंप्लीट हुई थी, और इसके बाद इंडिया में ब्रिटिश रूल चल गया था। और जैसे ही ब्रिटिश रूल इंडिया में चला, तो ब्रिटिश रूल के अधीन जो क्राउन का शासन इंडिया में चला था, तो उसके अधीन इंडिया के अंदर कुछ एक्ट लाए गए थे। वो एक्ट जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहला 1858 का एक भारत शासन अधिनियम था। नंबर सेकंड अगर बात आती है, 1861 का एक अधिनियम आया था। उसके अलावा 1861 में द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी आया था। 1892 में अधिनियम आया इंडिया के अंदर, भारत शासन अधिनियम। फिर नंबर 4 पर था 1909 का अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया। इसके बाद 5वें नंबर पर 1919 में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। 1919 में ही एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1919 में, ठीक है। उसके 1919 में रोलेट एक्ट आया था। और उसके बाद हमारे इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा दस्तावेज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, वो कौन सा था, वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक हमने ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया में 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, जो भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया एक अंतिम अधिनियम था, जिसके तहत भारत को आजादी दी गई थी। तो इन एक्ट के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं, उनको हम लोग अपनी
पीपीटी की क्लास में या एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं कि कौन से एक्ट के तहत भारत में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए दिया गया था, या फिर चीन के साथ में 20 सालों के लिए व्यापार बढ़ा दिया गया था, किसके तहत भारत में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, कौन से एक्ट के तहत भारत में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा बनाई गई थी या चलाई गई थी, कौन से एक्ट के तहत भारत में विधि आयोग की स्थापना हुई थी, कौन से एक्ट के तहत बजट पर बहस करना या चर्चा करना, डिबेट करने की अनुमति दी गई थी, कौन से एक्ट के तहत मुस्लिम लोगों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, इत्यादि कई प्रकार के क्वेश्चन हमारे भारतीय संविधान में या इंडियन पॉलिटी में इन ईस्ट इंडिया कंपनी से और ब्रिटिश रूल से आते हैं। ठीक है, इनको हम लोग अलग से समझेंगे, लेकिन आज की हमारी जो महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है वो संविधान की मांग को लेकर, संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो क्लास है हमारी, उससे संबंधित है। जैसे कि आज हम लोग सबसे पहले बात कर ले आपसे, तो वो है संविधान की मांग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड की गई थी पहली बार, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, ये तो हमने पता ही है। तो सबसे पहला हम लोग जो पॉइंट लेंगे यहां से, वो लेंगे संविधान की मांग। तो पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में एक पत्र लिखा गया था, स्वराज पत्र। कौन सा पत्र? स्वराज पत्र था। इस पत्र में उन्होंने कहा गया कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए, अपना संविधान होना चाहिए। ये वाली बात कब बोली गई थी? 1895 में। और किसके द्वारा बोली गई थी? तो पंडित मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे इंडिया के कि जिन्होंने संविधान की मांग की थी अपने पत्र के अंदर, स्वराज पत्र के अंदर 1895 में। यहां तक समझे। नंबर 2 पर जो डिमांड हुई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दूसरे नंबर पर डिमांड हुई 1922 में, 1922 के अंदर। 1922 में इन्होंने संविधान की मांग की। ये क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार संविधान की मांग कब हुई थी? तो 1922 के अंदर हुई। नंबर 3 की अगर बात आती है हमारी, तो वो थी एक हमारे वामपंथी नेता, इनका नाम था M.N. रॉय ने इंडिया में 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग पहली बार किसने करी? देखो वहां पर क्वेश्चन है कि संविधान होना चाहिए भारत का अपना खुद का, तो उसकी मांग की गई तिलक के द्वारा, गांधी जी के द्वारा 1922 में। लेकिन मैंने कहा कि पहली बार संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो हुई थी वो कब हुई है? 1934 में हुई है। और किसने की थी? वामपंथी नेता थे M.N. रॉय ने। तो M.N. रॉय का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता, प्रश्न में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और नंबर 4 की मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो संविधान की मांग की गई थी वो 1935 में की गई थी। 1935 में संविधान की मांग की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंदर 1935 के अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की मांग हुई है। फिर कांग्रेस की ओर से नंबर 5 की मैं बात करूं, कांग्रेस की ओर से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर पंडित नेहरू के द्वारा 1938 में 1938 में 1938 में पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की गई थी। तो कहने का मतलब ये था
कि वयस्क मताधिकार के आधार पर पहले एक चुनाव कराया जाएगा स्वतंत्र रूप से, जो वयस्क मताधिकार उसमें भाग लेंगे, और उसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए और वही संविधान सभा आगे चलकर संविधान का निर्माण करेगी। ये बात कही गई थी पंडित नेहरू जी के द्वारा 1938 में, और इसी पंडित नेहरू की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। और यह स्वीकार कब किया गया था? 1940 के अगस्त ऑफर के दौरान, अगस्त प्रस्ताव के दौरान। अब ये अगस्त प्रस्ताव जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो की सिफारिश पर इंडिया में आया, जो उस समय भारत के वायसराय थे। तो उसी टाइम पर 1940 में पंडित नेहरू की इस संविधान सभा की डिमांड को स्वीकार कर लिया गया था और कहा गया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन इंडिया में आया। क्रिप्स मिशन ने भी ये कहा कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो हम लोग संविधान सभा का गठन करेंगे, जो आपके संविधान का निर्माण किया जाएगा या करेगी। तो इस प्रकार से एक डिमांड हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जहां से हमारे पेपर में प्रश्न आते हैं, तो वो संविधान सभा की मांग को लेकर हमने ये चीजें लिख दी गई है। अब बात करें हम लोग कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन क्या है? क्वेश्चन कैबिनेट मिशन से आता है हमारे एग्जाम में कि कैबिनेट मिशन क्या है। देखो, आज जैसे कि हम बात करें, भारत सरकार है, भारत सरकार के एक सबसे बड़े मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटेन के अंदर जो सरकार थी, उस सरकार के मंत्री थे, जो क्लीमेंट एटली की सरकार थी, 1945 में इलेक्शन हुआ, तो उससे सरकार से या पूर्व सरकार से कुछ मंत्रियों को भारत में भेजा गया। ये जो एक 15 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ, मंत्रियों को एक गठन हुआ, जिस मंत्रियों को भारत में भेजा जाना था संविधान सभा के चुनाव कराने के लिए। ठीक है, 15 मार्च 1940 को। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट है हमारा, 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत आया। तो ये करके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कि कैबिनेट मिशन कब भारत में आया और कैबिनेट मिशन का गठन हुआ कब था। तो ये हमने दोनों डेट याद रखनी है, 15 मार्च 1940 को और 24 मार्च 1940 को हमारा कैबिनेट मिशन भारत आ चुका था। और जैसे ही कैबिनेट मिशन इंडिया में आया तो इसने क्या कराया? संविधान सभा के लिए चुनाव कराया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संविधान सभा का जो चुनाव था, संविधान सभा का चुनाव, ठीक है जी, तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो कब हुआ था और किसने कराया था? कैबिनेट मिशन ने कराया, इंडिया में आया। तो संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? वो था 389 सीट्स पर, 389 सीट्स पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। अब ये चुनाव जो था ना, इसमें कुछ सीटें जो थी वो निर्धारित कर दी गई थी देशी रियासतों की। हमने कहा कि 389 सीटों पर चुनाव होना था और ये 389 में से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांत से थी, ब्रिटिश प्रांतों से थी, ब्रिटिश प्रोविंस से थी। हम लोग कहते हैं कि जो भारत के अंदर जहां जहां पर अंग्रेजों का अधिकार था या आधिपत्य था, उस क्षेत्र में को ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना जाता था। जैसे कि मैं बात करूं, ये हमारा इंडिया है, इस इंडिया में ये जो डॉट डॉट वाला हिस्सा है ये तो है हमारी देशी रियासतें, और इस डॉट डॉट वाले हिस्से को छोड़ के जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये पूरा का पूरा ब्रिटिश प्रांत कहलाता था। और टोटल ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 प्रांत थे हमारे। कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे, मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे। 11 प्रांत थे और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्र थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इन 296 सीटों में से कितनी सीटें मुख्य चुनाव आयुक्त क्षेत्र से थी
या फिर चीफ कमिश्नरी एरिया से थे। तो चीफ कमिश्नर एरिया से 4 सीटें थी 296 सीटों के अंदर ही, इनके अंदर ही इंक्लूड है, और 11 प्रांतों से ये सीटें आई थी। तो ध्यान रखेंगे कि जो चुनाव हुआ था 296 सीटों पर ब्रिटिश प्रांतों में, तो 11 प्रांत थे इसके अंदर और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्र से थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो 93 सीट्स थी या 93 जो सीटें थी, ये सीटें थी देसी रियासतों से। कहां से? देसी रियासतों से। अब ये देसी रियासत क्या है? जिसे कहते हैं हम लोग प्रिंसली स्टेट, मतलब जो रजवाड़ों, जहां जहां पर रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, उनकी 93 सीटें निर्धारित की गई थी, लेकिन ये फुलफिल नहीं हुई थी पूरी की तरीके से। इनमें से कुछ सीटें निर्धारित मतलब भरी गई थी और इनके ऊपर चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव नहीं हुआ था, इनको मनोनीत किया गया था, इनको नॉमिनेट किया गया था। ये करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नॉमिनेट जो किया गया था वो इनमें से कितनी सीटों को किया गया था? 93 सीटें जो हमारी देसी रियासतों की थी। चुनाव इस पर हुआ था, और ये जो चुनाव जो था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर था। किस पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। कहने का मतलब ये है कि जो वयस्क व्यक्ति थे, 21 साल की आयु के या फिर उससे ऊपर के, या फिर जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, या फिर पैसों वाले जो लोग थे, वही वोट डालने के अधिकार थे, या उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था इस चुनाव के अंदर। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट निर्धारित की गई थी। एक सीट का निर्धारण 10 लाख की जनसंख्या पर किया गया था। यह भी कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो 389 सीटों पर चुनाव हुआ। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटिकल पार्टी के अनुसार ये जो 296 सीटें थी वो किस तरीके से डिवाइड थी। तो यहां पर 296 सीटों में पहले बार हम बात करें आपसे कि इनमें से पार्टी वाइज, मतलब पॉलिटिकल पार्टी वाइज सीटों को अलग कर दिया जाए तो 208 सीटें कांग्रेस के पास थी या कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस के द्वारा कितनी सीटें जीती गई थी 296 में से? तो वो थी हमारी 208 सीटें। उसके अलावा जो 73 सीटें थी मुस्लिम लीग के पास थी, मुस्लिम लीग के पास थी। ठीक है जी, उन्होंने जीती थी 73 सीटें। उसके बाद 15 अन्य सीटें, जब 15 सीटें जो थी हमारी वो अन्य पार्टियों के पास थी, अन्य पार्टीज के पास थी, अन्य पार्टी। तो ये थी हमारी वो सीटें जो यहाँ पर पार्टी वाइज निर्धारित की गई थी। अब ये सीटें हमने ध्यान रखनी है, कांग्रेस के पास कितनी थी, मुस्लिम लीग के पास कितनी थी, 15 सीटें अन्यों के पास थी। अब बात ये आती है हमारी कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो संविधान सभा के चुनाव के बाद ही तो होगा ना। अब ये जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव कब हुआ था। जो चुनाव हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 को 2 महीने तक ये चुनाव हुआ था और उसके बाद अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी। अब ये अंतरिम सरकार कब बनी थी इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। यहां पर मैंने कहा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो ये चीज हमने अभी तक ध्यान रखनी है। अब आगे हम बात कर ले आपसे कि संविधान सभा के गठन से पहले, संविधान सभा के गठन से पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, स्वतंत्र भारत की सरकार से पहले भारत के अंदर एक अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम गवर्नमेंट बनी। तो ये जो सरकार बनी थी वो 2 सितंबर, कब ये बनी? 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ सरकार का। ठीक है जी, इसका फॉर्मेशन हुआ। और कब ये खत्म हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को इस सरकार को भंग कर दिया गया, इसको डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को, और 15 अगस्त 1947 को ये भंग कर दी गई थी। टोटल कितने मिनिस्टर इसके अंदर रखे गए थे? तो 15 मंत्रियों की सरकार थी, 15 मंत्रियों की सरकार थी अंतरिम सरकार। ये क्वेश्चन आ जाता है। अब ये 2 सितंबर जो है हमारा, अगस्त जुलाई हमारे इलेक्शन हुआ था संविधान सभा का, उसके बाद सितंबर में अंतरिम सरकार बन गई थी। अब सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर वाला महीना आता है, तो नवंबर में जाकर संविधान सभा का गठन हुआ था, 9 नवंबर को।
ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन आ जाता है संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, अब ये जो गठन था संविधान सभा का वो कब हुआ? ये गठन हुआ था नवंबर 1946 को। 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। अब ये जैसे ही गठन हुआ इसके अंदर फिर कार्य प्रणाली शुरू हो गई। कार्य प्रणाली क्या थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी कब नहीं हुई थी, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। अब हम बात करें आपसे संविधान सभा के गठन के बाद संविधान की कार्य प्रणाली। संविधान की कार्य प्रणाली, संविधान सभा का जो गठन हो गया था उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? तो आंसर लगेगा आपका, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अब 9 दिसंबर 1946 के दिन ही क्या कर दिया गया था? इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है हमारे भारतीय संविधान के अंदर कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कितने सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था और 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, मतलब इसको बॉयकॉट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा के पहली बैठक को। यहां तक हमने ध्यान रखना। संविधान सभा के अंदर जो पहली बैठक थी इसमें 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा की पहली बैठक में जो 2 उपाध्यक्ष थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट या 2 चेयरमैन थे, वो कौन थे? एक तो थे H.C. मुखर्जी और एक थे नंबर 2 पर थे वीटी कृष्णमाचारी। तो ये 2 व्यक्ति थे जो उपाध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान। यहां तक हमने ध्यान रखना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे पहली मीटिंग में और दोनों ये बनाए गए थे उपाध्यक्ष, इतना हमने ध्यान रखना। अब दूसरी बैठक की बात आती है संविधान सभा की जो सेकंड मीटिंग हुई थी, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट मीटिंग हुई थी, वो कब हुई थी? दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अध्यक्ष जो परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाया गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया दूसरी मीटिंग में, जिससे स्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परमानेंट चेयरमैन। और परमानेंट चेयरमैन यही वो ऐसे चेयरमैन थे जो संविधान के अध्यक्ष भी कहलाते हैं, संविधान के अध्यक्ष भी कहलाते हैं। संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब इनको पहली बार परमानेंट मेंबर्स नियुक्त कर दिया गया था। इतना हमने ध्यान रखना है। यहां तक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट अभी हमने लिखा है। अभी तीसरी बैठक की मैं बात करूं आपसे, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, ये करके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो थर्ड मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हुई थी हमारी 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1940 को। और इसकी विशेषता क्या रही है ना? इसकी विशेषता थी कि इस बैठक में पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य
उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को इन्होंने पेश किया था कहां पर? संविधान सभा के अंदर। और संविधान एक संसद की तरह कार्य करती थी जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ तब तक। तो उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया। संविधान सभा के द्वारा पास कर दिया गया था 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य का प्रस्ताव था जिसके आधार पर भारत का संविधान का निर्माण होना था। संविधान का निर्माण होना था। वो उद्देश्य क्या था? वो था उद्देश्य का प्रस्ताव जिसे 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में पेश किया था पंडित नेहरू जी के द्वारा और पास कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को। और आगे चलकर यही उद्देश्य का प्रस्ताव आगे चलकर संविधान के पूर्ण होने पर ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। आगे चलकर यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आधार पर? जैसे ये प्रस्ताव है, एक उद्देश्य का प्रस्ताव है कि इसमें ये चीजें लिखी हुई है कि भाई हमें किस आधार पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना है, वही चीजें यहाँ पर बताई गई थी इस उद्देश्य का प्रस्ताव के अंदर। ये जो थर्ड मीटिंग थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग की, वो हमने आपसे डिस्कस करी है और ये काफी जरूरी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन वो है कि भारतीय संविधान में संविधान सभा जब तक चली थी तब तक भारतीय संविधान सभा में जो बैठकें हुई थी वो बैठकें कितनी हुई थी? बैठकें थी हमारी 166। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि लगभग छोटी और बड़ी बैठकों को मिलाकर कितनी बैठकें संविधान सभा के अंदर हुई थी? तो वो थी 166 बैठकें। स्टार्टिंग की 3 बैठकें हमने आपसे डिस्कस करी अभी, जिसके अंदर जो जो कार्य किए गए थे। तो ये तो कार्य प्रणाली हमारे भारत में चल रही थी, संविधान के निर्माण के लिए चल रही थी। अब दिक्कत कुछ नहीं थी। एक अच्छी बात ये थी कि भारत को आज़ाद करने की प्लानिंग कर दी गई थी क्लीमेंट एटली की सरकार ने। क्लीमेंट एटली की सरकार ने, या जो ब्रिटेन के अंदर सरकार चल रही थी, प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को 30 जून 1948 तक आजाद करने की योजना बनाई। आजाद करने की योजना बनाई 30 जून 1948 तक। और कहा गया लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजा जाएगा और वो भारत की सारी क्रिया प्रतिक्रिया को देखेंगे, इस आधार पर भारत को आजाद करेंगे। अब क्या हुआ? मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। अब ये जो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया था, जो भारत के अंतिम वायसराय बनकर इंडिया में आए। अंतिम वायसराय मतलब भारत के जो लास्ट वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। मार्च 1947 में इनको भारत में भेजा गया और इन्होंने सारे के सारे विश्लेषण किया, सारे का सारा एनालिसिस किया, जो भी करना था इंडिया के अंदर किस तरीके से भारत को आज़ाद किया जाए। कुछ मुस्लिम लीग या अन्य पार्टी भारत का विभाजन चाहती थी, तो विभाजन करने की भी बात हुई यहाँ पर। तो माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत को विभाजन करने की योजना बनाई। अब ये जो विभाजन करने की योजना बनाई इंडिया को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, वो 3 जून 1947 को बनाई गई। इसी माउंटबेटन योजना को, मतलब इसी भारत विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। किस तारीख को? 3 जून 1947 की तारीख को। यहां तक हमने ध्यान रखना है। और उसके बाद एक अधिनियम पारित करवाना था। इस अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अब आएगा 1947। अब होता क्या है कि भारत को आज़ाद करने के लिए, एक कानूनी तौर पर आज़ाद करने के लिए एक अधिनियम तो बनाया जाएगा, और वो अधिनियम जो था वो 1947 में पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इसको पारित किया गया। अब क्वेश्चन ये है हमारे पेपर में कि कौन सी तारीख को इसको पास किया गया था?
अधिनियम को, और ये अधिनियम कब पेश किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को इसे पास कर दिया गया। तो ये दोनों तारीख हमने ध्यान रखनी है। 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे पास कर दिया गया था। और जैसे इसको पास किया गया तो उस समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनके तैयार हो गया और इसी अधिनियम के तहत भारत को आज़ादी दी गई। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को 1947 को भारत आज़ाद हो गया, है ना, भारत आज़ाद हो गया। अब भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो अब बात यह आ जाती है कि संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली रोकी हुई थी, अब उसको दोबारा से विधिवत तरीके से कानूनी तौर से स्टार्ट करना था। और ये कानूनी तौर से स्टार्ट कब किया जाएगा, ये तारीख है हमारी 29 अगस्त 1947 को संविधान में प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसको संविधान लिखना था। तो अभी उससे पहले हम लोग आपसे बात कर ले संविधान सभा का पुनर्गठन रिकंस्ट्रक्शन जो हुआ था वो 31 अक्टूबर 1947 में हुआ था। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था, जहां से संविधान को पूरे दोबारा तरीके से स्टार्ट कर दिया गया था। वो तारीख है 31 अक्टूबर 1947। यहां तक हमने ध्यान रखना है। तो ये था स्वतंत्रता अधिनियम। अब आती है बात संविधान सभा की समितियों की। तो संविधान सभा की समितियां टोटल कितनी समितियां थी, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है। संविधान सभा में टोटल समितियां कितनी थी, टोटल समितियां कितनी थी। तो संविधान सभा के अंदर 8 प्रमुख समितियां थी, 8 प्रमुख समितियां थी और इसके अलावा कुछ अन्य समितियां थी जिनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 15 लघु समितियां थी। कितनी, एवं 15 लघु समितियां थी, जिन्हें उप समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उप समितियां कितनी थी, टोटल 15 थी, ठीक है। और 8 क्या थी, प्रमुख समितियां थी भारतीय संविधान सभा की। अब टोटल मिला के इनके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि टोटल समितियां कितनी थी। तो हमारी टोटल समितियां होगी कितनी भाई, 8 और 15, ये हमारी होगी 19 और तो टोटल मिलाकर ये हमारी हो जाती है 23 समितियां, है ना। तो यहां पर हम लोग ध्यान रखेंगे 8 समितियां और 15 समितियां, टोटल मिलाकर हमारी 8 समितियां हो जाती हैं, 23 समितियां हो जाती हैं। तो ये थी हमारी कुल समितियां, जो 8 प्रमुख और 15 हमारी लघु समितियां। अब इनमें से हम लोग प्रमुख समितियों की बात करेंगे और उनके अध्यक्ष की बात करेंगे कि प्रमुख समिति कौन कौन सी थी और कितनी थी, 8 थी, उनके अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले हम बात करें संघ संविधान समिति की, संघ संविधान समिति की, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी की। इसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे, तो 15 सदस्य थे, 15 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ये हमने ध्यान रखना है कि 15 सदस्य थे संघ संविधान समिति के अंदर और इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू।
जहां पर भी संघ शब्द यूज होगा किन्हीं समितियों के अंदर, तो वहां पर हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। नंबर सेकंड मीटिंग जो समिति थी हमारी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। इस समिति के में टोटल 9 सदस्य थे, 9 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। नंबर थर्ड की मैं बात करूं आपसे, वो थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। तो फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके अंदर जो सदस्य थे, सदस्य जो थे इसमें टोटल 54 मेंबर्स थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल जी, ठीक है। सरदार पटेल जी जो थे वो अध्यक्ष थे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के 54 मेंबर्स टोटल थे। अब नंबर 4th कमेटी कौन सी है हमारी? वो थी मूल अधिकार प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति मतलब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी ये करके क्वेश्चन आ जाता। टोटल सदस्य थे इसके अंदर 25, प्रांतीय संविधान समिति में 25 सदस्य इसके अंदर थे और 25 सदस्यों के बाद जो अध्यक्ष थे, ये जो अध्यक्ष बनाए गए थे इसके अंदर, वो भी सरदार पटेल को बनाया गया, सरदार पटेल जी को बनाया गया। तो सरदार पटेल 2 समितियों के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है और 2 समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघ संविधान समिति के भी और संघ शक्ति समिति के भी। अब नंबर 5 की मैं बात करूं तो नंबर 5 है हमारी संचालन समिति। संचालन कौन कर रहा था? संविधान का संचालन संविधान के स्थायी अध्यक्ष करेंगे ना, तो संचालन समिति के अध्यक्ष या संचालन समिति में टोटल सदस्य कितने थे? पहले तो हम लोग ये बात कर ले, टोटल मेंबर्स कितने थे संचालन समिति में? तो इसके अंदर कोई मेंबर सदस्य नहीं था, इसके अंदर केवल अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे किस समिति के? संचालन, क्योंकि रेगुलेट कौन कर रहा था पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? तो वो थे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 6 की मैं बात करूं, एक है कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। अब इस कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? वो थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जो थे इसके अध्यक्ष है कार्य संचालन के। उसके अलावा इसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्य थे इसमें 3 मेंबर्स थे कार्य संचालन समिति के अंदर। अब एक क्वेश्चन और है हमारा, नंबर जो 7वें पर एक समिति थी वो थी झंडा समिति, झंडा समिति। झंडा समिति 2 बनी थी, एक तो स्थायी समिति बनी थी, स्थायी समिति बनी थी। तो स्थायी समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी जो थे वो अध्यक्ष थे स्थायी समिति के। और अस्थायी जो समिति बनी, अस्थायी समिति जो बनी थी झंडा समिति, अस्थायी झंडा समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी समिति के अध्यक्ष। झंडा समिति के स्थायी अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, ठीक है ना। परमानेंट और नॉन परमानेंट, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, हमने क्लियर कर दिया ये दोनों समिति लिख के। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एक मेजर समिति थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उस समिति की हम बात करें तो वो कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति। आपने सुना होगा संविधान सभा के अंदर एक ऐसी समिति जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, तो वो समिति थी प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति भी कहा गया, जिसे मसौदा समिति भी कहा गया। और इस समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका गठन कब हुआ? तो गठन हुआ था 29 अगस्त
1947 को, 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था प्रारूप समिति का। और इस प्रारूप समिति के अंदर टोटल सदस्य, कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य थे हमारे 7 मेंबर्स थे। सबसे पहले मैं बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर सबसे पहले अध्यक्ष थे, मतलब सबसे पहले मेंबर इसकी हम बात कर रहे हैं, तो यही थे अध्यक्ष। यही कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति की, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। ये हमने ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। और संविधान सभा के जो सलाहकार है, संविधान के सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि संविधान के सलाहकार, संविधान के सलाहकार, एडवाइजर, सलाहकार कौन थे? तो वो थे बी एन राव। बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार रहे, ये हमने ध्यान रखना है। अब अन्य मेंबर्स की मैं बात कर लूँ प्रारूप समिति के, तो दूसरे नंबर पर हम लोग लिख लेंगे एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर ये सदस्य थे। नंबर 3 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये मेंबर थे। नंबर 4 की मैं बात करूं डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी ये मेंबर थे। नंबर 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये थे। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक्सचेंज हुए थे, 2 व्यक्तियों की जगह पर कोई 2 अन्य व्यक्ति आए थे। तो एन माधव राव ये किसके स्थान पर आए थे? ये आए थे बी एल मित्र के स्थान पर। बी एल मित्र के स्थान पर, बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आए थे। नंबर 7 क्योंकि टोटल मेंबर्स थे हमारे साथ, तो टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी ने किसकी जगह ली थी? डीपी खेतान की जगह ली थी, है ना। डीपी खेतान की जगह ली थी। किसने ली थी? ये टीटी कृष्णमाचारी के द्वारा। तो ये टोटल 7 मेंबर्स ऑफ प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी, ये दोनों के दोनों एक्सचेंज होकर नए मेंबर्स आए थे। तो टोटल मेंबर्स है। यहां तक हमने पढ़ लिया समितियों के बारे में। अब बात आती है वाचन की। संविधान सभा के वाचन कितने हुए थे टोटल? तो 3 वाचन हुए थे संविधान सभा में, ठीक है जी। तो संविधान सभा के वाचन क्वेश्चन संविधान सभा के वाचन को लेकर आ जाता है। संविधान सभा में 3 वाचन हुए। अंतिम प्रारूप जो पेश किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा, वो 4 नवंबर 1948 को किया गया था, 1948 को किया गया था। और ये चला था हमारा 9 नवंबर 1948 तक चला था। तो फर्स्ट जो रीडिंग हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में हुई थी। एंड सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड हमारा चला था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर
1949 तक चला। देखो बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा वाचन कौन सा हुआ था, तो हुआ था हमारा सेकंड नंबर पे 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। फिर थर्ड जो रीडिंग हुई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वाचन जो हुआ था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चली थी। और यही वो तारीख थी जिसमें संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण हुआ, वो तारीख कौन सी थी? 26 नवंबर। या हम लोग कह सकते हैं अंगीकृत हुआ था। अंगीकृत हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है। और इसके अंदर 3 वाचन हुए थे हमारे। ये हमारी प्रक्रिया ध्यान रखनी है। और जिस दिन संविधान का निर्माण हो चुका था उसी दिन भारतीय संविधान के 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो महिलाओं की संख्या, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ये करके भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। अब अन्य कार्य मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, कौन कौन से अन्य कार्य थे संविधान सभा के, तो वो भी हम बात कर लें। तो संविधान सभा के अन्य कार्य मतलब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या पेश किया? झंडे को या तिरंगे को अपनाया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा ने तिरंगे को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है जी, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 के दिन हुई थी। अब इसी दिन क्या हुआ था? राष्ट्रगान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा ही। इसी दिन राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। अभी तक निर्वाचित नहीं हुआ, केवल नियुक्त किया गया था संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक के दौरान राष्ट्रगान राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त कर दिया गया था। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। मतलब भारत का संविधान लागू हो गया था। भारत गणतंत्र बन गया था। ये थी आज की एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और आगे की जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम लोग कुछ अनुसूचियों के बारे में, भारतीय विदेशी स्रोत के बारे में और अन्य पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को भी डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच।